विभा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित एक पाठ है श्रम विभाजन और जात प्रथा। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया ये भाषण है जो कि जाति पात तोड़क मंडल के वार्षिक आयोजन लाहौर में दिया जाने वाला था। आयोजकों की असहमति से ये आयोजन स्थगित कर दिया गया तथा भाषण न दिया जा सका। बाद में भीमराव अंबेडकर ने इसको पुस्तिका में प्रकाशित करवाया जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसी का एक कुछ अंश है श्रम विभाजन और जातिवाद तथा दूसरे भाग में मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो आइए श्रम विभाजन और जातिवाद का सारांश जानें। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये विडंबना की बात है कि आज के युग में भी जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। लोग इसका पोषण कई आधारों पे करते हैं। आज के समाज में कार्यकुशलता के लिए इसको लोग आवश्यक मानते हैं और श्रम विभाजन जात प्रथा का ही एक रूप है। तो श्रम विभाजन से भीमराव अंबेडकर को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति श्रम विभाजन से कोई आपत्ति है भी नहीं, क्योंकि ये तो समाज में श्रम विभाजन होना जरूरी है। लेकिन ये श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं होता, ये श्रमिकों का विभाजन कर देती है जो कि अस्वाभाविक होता है। आपत्ति इस पर है कि श्रमिकों का विभाजन कर दिया जाता है और दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में इस तरह का नहीं होता। श्रमिक का विभाजन कैसे है, क्या है कि जैसे माता पिता जो पेशा कर अपनाए हो वही कार्य उनकी संतान को भी करना पड़ेगा। यदि कोई कुम्हार है, बर्तन बना रहा है, तो उसका पुत्र भी वही काम, बर्तन बनाने का ही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता। यदि कोई बढ़ई है, वो लकड़ी का काम करता है, तो उसकी संतान भी वही काम करती है। माता पिता से क्रमशः वही चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आएगी। यही जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन है। तो ये श्रमिक विभाजन और स्वाभाविक विभाजन हुआ और इसमें ऊंच नीच भी करार दिया जाता है। तो ये सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें कई सारी कमियां हैं, दुर्गुण है। इससे समाज पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? तो ये जन्म के पूर्व ही कार्य निर्धारण कर देता है। जात प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन है वो जन्म के पूर्व ही कार्य का निर्धारण कर देता है। व्यक्ति अभी धरती पर आया ही नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि व्यक्ति की धरती पर आएगा तो जो माता पिता उसके कार्य कर रहे होते हैं उसी काम को वो करेगा। तो और ये जन्म के पूर्व कार्य निर्धारण ही नहीं करता बल्कि पूरा जीवन उसी में बाधित कर देता है। भले ही व्यक्ति के लिए वह पेशा अपर्याप्त हो, उसमें उसका जीवन अच्छे से निर्वहन नहीं हो पा रहा है, अपर्याप्त हो, लेकिन फिर भी जात प्रथा के समर्थक उसको अपने पेशा बदलने की इजाज़त नहीं देते, जबकि पेशा बदलना उसके लिए ज़रूरी है। एक कई आधारों पर हो सकता है, जैसे आज के तकनीकी विकास में भी पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, या कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन इस तरह के होते हैं कि जो कार्य कर रहा होता है वो बंद करना पड़ता है और दूसरा कार्य अपनाना पड़ता है। तो जातिवाद में इस तरह के अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के दूसरे कार्य क्षेत्र को, दूसरे वर्ग के कार्य क्षेत्र को अपनाने की इजाज़त वो लोग नहीं देते हैं, उसके समर्थक ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें ये होता है कि या तो आदमी बेमन से वो काम करे या फिर बेरोजगार रहे या तो भूखों मरे, इस तरह की समस्या आ जाती है। आदमी व्यक्ति के रुचि को इसमें ध्यान नहीं रखा जा सकता। उसको जिसमें प्रशिक्षित है
जिसमें उसकी रुचि है वो काम नहीं, बल्कि जो उसके माता पिता करते आ रहे हैं, जो उस वंश के लोग करते आ रहे हैं, वही काम करने की बस इजाज़त है। तो इसमें व्यक्ति की रुचि और इच्छा का ध्यान नहीं दिया जाता। भले ही उस काम को करने में उसका दिल लगे या न लगे, लेकिन बाध्य होकर वही काम करेगा। तो जिस काम को करने में व्यक्ति का न दिल लगे न दिमाग लगे, जाहिर सी बात है कि वह ढीले मन से, लापरवाही से वो काम करेगा, कार्यकुशलता में कमी आएगी। तो कार्यकुशलता में भी कमी आई, व्यक्ति की इच्छा का ध्यान नहीं दिया गया, जन्म के पूर्व ही कार्य का निर्धारण कर दिया गया। व्यक्ति की किसमें दक्षता प्राप्त है, कौन सा कार्य करना चाहता है, जिसमें उसकी दक्षता प्राप्त होगी, जिसको प्रशिक्षण लिया रहेगा, उसमें वो काम करेगा तो कार्य में कुशलता आती। लेकिन एक ही पेशा में उसको बांध दिया गया और वो बेमन से वो काम करेगा, तो इससे कार्यकुशलता में कमी तो आएगी ही, समाज के आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगी। इस तरह से भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से जाति पाति समाज के लिए हानिकारक है। इससे आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती, समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता, आर्थिक उन्नति सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो अब उसी का विकल्प दिए हैं दूसरे भाग में कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसमें यह है कि जब श्रम विभाजन जाति प्रथा के हिसाब से नहीं किया जाए तो फिर कैसे किया जाए। तो इसका समाधान भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि श्रम विभाजन के आधार में होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? बंधुत्वता आधार पर। बंधुत्वता मतलब भाईचारा, भाईचारा के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर और समता के आधार पर। तीन मूल चीज़ हैं, तीन मूल तत्व हैं इसके: स्वतंत्रता, बंधुत्वता और समानता। वो बंधुत्वता से क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? बंधुत्वता सबको अच्छी लगती है। कहते हैं कि समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। कोई भी यदि वांछित परिवर्तन हो तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और उसको संरक्षित करने का, उसको बचाए रखने का भी अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। जब कार्य विभाजन जातिवाद के आधार पे होगा, जैसे कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, उसका बेटा भी व्यापार करेगा, उसका वंश व्यापार करेगा, बस वही काम करेगा। और कोई परिवर्तन होता है तो बस, और कोई व्यापारिक स्तर पे परिवर्तन होता है, सरकार करती है, तो उसका लाभ बस व्यापारी वर्ग को ही मिलेगा, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उससे वंचित रहेगा। तो लाभ सिर्फ एक सीमित वर्ग को मिला, एक जाति विशेष को मिला, इससे बंधुत्वता, भाईचारा नहीं रहेगी। और कोई भी परिवर्तन होगा यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित होंगे, सबको उससे लाभ मिलेगा, तो ये भाईचारा बढ़ेगी इससे। तो यही बंधुत्वता पर आधारित कार्य विभाजन होना चाहिए। दूसरा है कि स्वतंत्रता पर आधारित कार्य विभाजन का आधार स्वतंत्रता पर हो। आवागमन की स्वतंत्रता है, शारीरिक रक्षा की स्वतंत्रता है, शारीरिक रक्षा करने के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता है। ये सब स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन जिसमें दक्षता प्राप्त है व्यक्तियों की, वो कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। जातवाद के समर्थक इसके समर्थन में नहीं उतरते हैं कि व्यक्ति को अपने इच्छानुसार जिसमें प्रशिक्षण हासिल है, जिसमें वो समर्थ है, उसका प्रयोग अच्छे ढंग से करे। इसके समर्थक नहीं हैं, क्योंकि इसका समर्थन करना मतलब अपने इच्छानुसार पेशा चुनना हुआ। जातवाद के समर्थक इसके पक्षधर नहीं हैं। तो आवागमन की स्वतंत्रता मिल सकती है, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता मिल सकती है, अपने संपत्ति को बचाए रखने की स्वतंत्रता मिल सकती है। तो
तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता आखिर क्यों नहीं मिल सकती है? इस पर क्यों समाज को आपत्ति है? तो इस तरह से कार्य विभाजन स्वतंत्रता के आधार पर हो। तीसरा आ जाता है समानता के आधार पे। समता शब्द फ्रांसीसी क्रांति में यह सबसे विवादित शब्द रहा। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि कार्य का विभाजन समता के आधार पर हो, वही आदर्श समाज है। तो कुछ लोग मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, एक जैसे सभी व्यक्ति नहीं होते। ये बात सत्य भी है। जैसे कि शारीरिक दृष्टि से सभी बराबर नहीं होते, माता पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति सबको एक बराबर नहीं मिलती। किसी के माता पिता के पास कम संपत्ति है, उनके बच्चों को उसी कम संपत्ति मिलेगी। किसी के माता पिता के पास ज़्यादा संपत्ति है, उसके बच्चों को ज़्यादा संपत्ति मिलेगी। तो संपत्ति के आधार पर सब बराबर नहीं होते, शारीरिक आधार पर सब नहीं बराबर होते। और तीसरा, किसी कार्य को करने के प्रयास में सब बराबर नहीं होते, सब का प्रयास एक बराबर नहीं होता। किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए कोई कम प्रयास करेगा, कोई ज़्यादा प्रयास करेगा। तो ये तो असमानता ठीक है, लेकिन क्या मनुष्य के द्वारा इस असमानता पर, जो कि जन्म प्रदत्त असमानता है, क्या समाज को भी असमानता का व्यवहार करना ठीक है? तीसरा जो है कि प्रयास करने की असमानता, इस पर तो असमानता दिखाना ठीक भी है, लेकिन प्रथम दो आधार जो कि शारीरिक असमानता, संपत्ति की असमानता, इन दो आधारों पर समाज को भी असमानता का व्यवहार करना उचित नहीं है। अवसर की असमानता नहीं होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। सबके लिए समान अवसर प्रदान होना चाहिए। उस पर किसी की प्रयास के हिसाब से उसको कम लाभ या ज़्यादा लाभ मिल सकता है, कम लाभ ज़्यादा, इसकी असमानता ठीक है। कम प्रयास करेगा तो कम लाभान्वित होगा, ज़्यादा प्रयास करेगा ज़्यादा लाभान्वित, लेकिन अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए। इस तरह से तो समानता समाज में, अवसर की समानता और व्यवहार की असमानता, व्यवहार की समानता, व्यवहार समाज को सबके प्रति समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जो समाज में ऐसा नहीं होता है, जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास कुछ प्राप्तियां, उनके लिए समाज का दूसरा व्यवहार रहता है। जो थोड़ा गरीब हैं, असमर्थ है, उनके लिए समाज का दूसरा व्यवहार रहता है। तो ये आदर्श समाज नहीं है। व्यवहार की समानता, अवसर की समानता के साथ साथ व्यवहार की भी समानता होनी चाहिए। और कहते हैं समानता यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एक राजनीतिक पुरुष को बहुत बड़े जन समुदाय से पाला पड़ता है, तो उस सबके कार्य को, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि सबके कार्य को समझे, जाने और सबके साथ समान व्यवहार कर पाए, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन उनके लिए भी तब व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। समानता का व्यवहार, ये व्यवहार एक सिद्धांत अपनाना चाहिए जो कि सबके लिए हो। तो भीमराव अंबेडकर आदर्श समाज के लिए भाईचारा, स्वतंत्रता और समता, ये तीन तत्व हैं समाज में। जिस पर कार्य का विभाजन हो तो वहाँ आदर्श समाज बन सकता है, समाज का आर्थिक विकास तेजी से हो सकता है और वहाँ समाज में भेदभाव कम हो सकता है। तो इस तरह से श्रम विभाजन और जाति पात क्या है, उसके क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, तथा भीमराव अंबेडकर द्वारा मेरी कल्पना का आदर्श समाज क्या है, इसके बारे में जानकारी स्वतंत्रता, बंधुत्ता और समता पर आधारित श्रम विभाजन से ही आदर्श समाज बन सकता है। तो इस पाठ में यही समझाया गया है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा।
फिर अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।